हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 7 से साइंस के चैप्टर नंबर 1 से सैप्रोफाइट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सैप्रोफाइट्स क्या होता है। सैप्रोफाइट्स का अगर हम मतलब सिंपल भाषा में बोले तो सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी अपना न्यूट्रिशन, अपना जो खाना है, जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं और उससे हम अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, वैसे ही कुछ एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को पहले गलाते हैं, सड़ाते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स की अगर कभी भी आपको डेफिनेशन पूछी जाए या इसके बारे में पूछा जाए तो आपको ये वर्ड हमेशा याद रखना है, डेड एंड डिकेइंग। ठीक है, ये वर्ड हमेशा याद रखना है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करने वाले को हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। तो आपने मशरूम तो खाया ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, मशरूम क्या होता है, एक तरीके का फंगस होता है। ठीक है, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई एंड यू मे ऑल्सो have seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season। आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है तो कोई अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा, जैसे कोई लकड़ी का दरवाजा है, पुराना हो गया है, उसको हमने फेंक दिया है कूड़े करकट में, तो वहां पे पानी से भीगने की वजह से, या कई बार आपने किसी पेड़ों की जड़ों के पास जंगल में या जहाँ घास के मैदान है वहां पे आपने अम्ब्रेला जैसे मशरूम होता है, जस्ट लाइक दैट ओनली अम्ब्रेला जैसा कुछ मशरूम के जैसे ही ग्रो करते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, तो वो भी एक मशरूम है। मशरूम की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, तो कुछ वैरायटीज को हम खा सकते हैं, एडिबल होती है, बट बहुत सारी वैरायटीज ऐसी भी है मशरूम की जो कि नॉन एडिबल है। मीन्स कि उनके अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि पॉइजनस होता है, हमारी बॉडी के लिए वो पॉइजन का काम करता है, इसीलिए अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, इसीलिए हम हर मशरूम को नहीं खा सकते हैं। कुछ वैरायटी है मशरूम की जो कि एडिबल है। ओके, तो ऐसे कोई जंगली मशरूम को आप मत खा लीजिएगा कि ये तो मशरूम है, देखने में वो एक जैसे लगते हैं बट उनके अंदर का कंटेंट अलग अलग होता है। ओके, देन let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। अब ये जो मशरूम है जो हमने खाया है या हम जंगलों में उगते हुए देखते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं, क्योंकि इनका कलर तो ग्रीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं अपना, फोटोसिंथेसिस तो ऑब्वियसली नहीं करते होंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है, जैसे ये पैकेट में आपको मशरूम मिलता है मार्केट से जब आप लेके आते हो तो। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जंगल में उगता हुआ मशरूम आपको ऐसे दिखता है। ठीक है, सो इस तरीके से। अब बूझो का एक सवाल है, बूझो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम बूझो का। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कैसे एक्वायर करते हैं, मतलब अपने लिए जो खाने पीने का इंतजाम है वो कैसे करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। हमारी तरह तो इनका मुंह नहीं है कि हम मुंह में खाना डालें और खा लें चबा के, ये तो वो कर नहीं सकते। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे, एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो बूझो का ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई ना तो उनके पास मुंह है, ना तो उनके पास ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, तो खाना लेते हैं तो कैसे लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, खाना लेते तो होंगे ही, क्यों, क्योंकि वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, सरवाइव कर रहा है, इट मीन्स कि वो न्यूट्रिएंट तो लेता ही होगा। तो जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की कि भाई ये कैसे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो उन्होंने पाया कि ये हमेशा वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे जो चीजें वो सड़ गल रही हो, डेड हो गई हो या डिके कर रही हो। ठीक है, तो ये हमेशा वहीं ग्रो करते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं, जो चीजें मर चुकी होती हैं उनके ऊपर ये इस तरह के एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू हाइफी। ठीक है, एक एक्टिविटी देखते हैं हम, एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। एक आपको ब्रेड का टुकड़ा ले लेना है और को मॉइस्चर, मतलब थोड़ा सा पानी भिगो लेना है, हल्का हल्का उसके और मॉइस्चर डाल देना है। और क्या करना है, लीव इट इन ए मॉइस्ट प्लेस। वो मॉइस्ट वार्म, एक जैसे नमी वाली जगह पे, ऐसा नहीं कि खूब ड्राई वाली जगह, नहीं,
ये फंगस हमेशा मॉइस्ट एज वेल एज वार्म, थोड़ी जहाँ पे खूब ह्यूमिडिटी हो और थोड़ी वो जगह वार्म भी हो, जैसे इंडिया में कंडीशन क्या है, मॉइस्ट है और वार्म है, प्लेस फॉर 2 to 3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। तो 2 से 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए भी रख सकते हो, 5 दिन में, तब तक तो इसके ऊपर एक फ्लफी एक ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है, व्हाइट कलर की ग्रोथ आ जाएगी ब्रेड के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, फिगर 1.8 में। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये फिगर 1.8 है। ये ब्रेड का टुकड़ा आप मॉइस्चर करके रखोगे 2 से 3 दिन के लिए, इसके ऊपर ये व्हाइट कलर की ग्रोथ आ जाएगी, क्रीमी ग्रोथ, ठीक है। इसको और ज्यादा पास से देखोगे जूम करके तो इस तरह से ये दिखेंगी, ठीक है, इस तरीके से आप जैसा फिगर में देख रहे हो ना, इस तरह की ग्रोथ दिखेगी। तो ये क्या है, ठीक है, ये है एक्चुअल में, इनको कहते हैं हम फंजाई, ठीक है। ये जो ग्रोथ हमने देखी ब्रेड के ऊपर, इनको हम, ये एक अलग ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है, ठीक है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से अलग होते हैं, बैक्टीरिया की सेल्स प्रोकैरियोटिक होती है, ये होते हैं फंजाई, जो कि बैक्टीरिया से डिफरेंट है। जैसे हम ह्यूमंस डिफरेंट है प्लांट से, वैसे ही बैक्टीरिया भी फंजाई से डिफरेंट है, ओके, या फंजाई भी बैक्टीरिया से डिफरेंट है। फंजाई जो है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो डेड एंड डिकेइंग चीजों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं। सो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड जो है, अब वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो एनवायरमेंट में ये जो फंगस है, इसके बहुत सारे स्पोर्स ऐसे हवा में घूम रहे होते हैं, जब उनको राइट तरह का टेम्परेचर, राइट तरह का मॉइस्चर मिलता है और राइट तरह का सरफेस मिलता है, तो वो वहां पे बैठ जाती हैं और वहां पे ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और अगर उनको राइट तरह का एनवायरनमेंट, राइट तरह का टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो चुपचाप अकेले वो नॉन ग्रोइंग कंडीशन में पड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं जब अच्छा मौसम आएगा तो हम ग्रो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फंगस अपना सर्वाइवल इंश्योर करता है। सो this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition, and this is very important, this is a question, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। so such organisms which saprophytic mode of nutrition are called saprotrophs। तो इस तरह के न्यूट्रिशन का नाम है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स देखा, हमने उसको प्लांट्स के लिए रखा था ऑटोट्रॉप्स को, हेटरोट्रॉप्स को हमने एनिमल्स के लिए रखा था, और ये सैप्रोट्रॉप्स ये अलग तरह का न्यूट्रिशन है, ना तो ये एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं, ना ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उनके ऊपर ऐसे एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और उनके अंदर का न्यूट्रन अनलॉक हो जाता है, जिसको कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। एंड देन फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। आपने अचार में देखा होगा कई बार व्हाइट कलर की फफूंद लग जाती है जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अचार हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हम सोचते हैं कि इसको धूप में रख देंगे, ये कर देंगे, लेकिन ये जो फंगस है ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, मतलब ये खुली आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन जब तक हमें दिखता है व्हाइट कलर का पूरा एक जाल बिछा हुआ रहता है अचार में, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो काफी उन्होंने अपना जो है वेब बुन चुका होता है, और जो हमें दिख रहा होता है वो एक पोर्शन दिख रहा होता है, असल में पूरा का पूरा अचार ही कंटामिनेट हो चुका होता है, ठीक है। तो इस तरह का अचार हमें खाने से अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो फंगस से कंटामिनेटेड हो चुका रहता है। सो फंगस, और क्योंकि पिकल्स में क्यों ग्रो करता है, क्योंकि पिकल्स का टेम्परेचर जो मॉइस्चर होता है, कई बार पिकल्स जैसे हम कहते हैं ना कि अचार को हमेशा धूप दिखा करके रखना चाहिए, अगर धूप नहीं दिखाओगे और एनवायरमेंट जैसे इस समय गर्मियों का दिन आ रहा है तो वार्म होगा किचन में, और किचन में क्या ऐसे भी एनवायरमेंट वार्म होता है, और मॉइस्चर है, अगर पिकल में अचार में मॉइस्चर रह गया है तो वहां पे फंगस ग्रो हो जाएगी। देन वहां का पीएच भी, जो अचार वगैरह है वहां का पीएच भी कम होता है, तो जो कम पीएच है, एसिडिक पीएच है, वहां पे फंगस की ग्रोथ को सपोर्ट मिलता है, तो वहां पे और ज्यादा चांसेस रहते हैं फंगस के ग्रो करने के। सो लेदर के कपड़ों पे भी जो है फंगस ग्रो कर जाती है, क्लोथ्स पे भी, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में जब चीजों को हम छोड़ देते हैं तो वहां पे फंगस ग्रो करनी शुरू हो जाती है। सो
ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अब आपको ये रेनी सीजन में ये फंगस ग्रोथ ज्यादा दिखेगी, ठीक है। और फंगल डिजीजेस भी रेनी सीजन में ज्यादा होती है, क्योंकि वो फंगस के लिए बहुत ही अच्छा, उसका बिल्कुल मतलब पीक टाइम, उसके लिए बेस्ट टाइम आ जाता है, ठीक है। कि हॉट तो होता ही है रेनी सीजन में, ह्यूमिड, बारिश की वजह से ह्यूमिड इन्वायरमेंट हो जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल पार्टी टाइम होता है फंगस के ग्रो करने के लिए। ओके, देन ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगस इन योर हाउस। तो बहुत सारी चीजों पे, जैसे शू रैक में आपके शूज रखे, बहुत दिनों से यूज नहीं किया, आपने देखा उसमें फंगस लग गई है, ठीक है। कपड़ों के ऊपर, तो बहुत, अचार के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये फंगस लग जाती है, जिससे कि आपके कपड़े और खाना, खासकर खाना बहुत जल्दी खराब होता है, ब्रेड में, ब्रेड के ऊपर मूड़ लग जाती है, ठीक है। अब पहेली जो है कुछ पूछना चाहती है, उसको हम देखते हैं। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, अब पहेली परेशान है अपने सुंदर सुंदर जूतों के लिए, विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये पहेली परेशान है कि जो उसके सुंदर सुंदर जूते हैं, अगर वो कभी कभी पहनती है, ऐसे ओकेजनली पहनती है, हमेशा नहीं पहनती है, तो क्या है कि वो रखे रखे उसके ऊपर मॉइस्चर लग जाता है और फंगस उसके ऊपर ग्रो करने लगेगी। यस, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम किन्हीं चीजों को कभी कभी यूज करते हैं तो मॉइस्चर की वजह से और ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से उसके ऊपर फंगस ग्रो कर सकती है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर करेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका जो शू है वो किस मटेरियल से बना है। अगर लेदर का बना है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके ऊपर ग्रो करेगी फंगस, ठीक है। प्लास्टिक का बना है तो बहुत चांसेस नहीं है। ओके, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वो जानना चाहती है कि फंगस जो है वो अचानक से तो कभी तो दिखता नहीं है, लेकिन रेनी सीजन में इसकी अकरेंस इतनी ज्यादा क्यों दिखती है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, फंगस का जो पार्टी टाइम होता है, जो सबसे बेस्ट उसको टाइम लगता है, उसको ग्रो करने के लिए हॉट इन्वायरमेंट चाहिए जो कि रेनी सीजन में होता है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए जो कि रेनी सीजन में होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा फंगस कब ग्रो करती है? रेनी सीजन में ग्रो करती है, क्योंकि उस समय हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। और ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो अब पूछो का क्या सवाल है वो भी हम देख लेते हैं। पूछो और पहेली आपस में क्या बातें कर रहे हैं। Bujo says once his grandfather told him that his wheat field were spoiled by a fungus. अब पूछो ये कह रहा है कि एक बार उसके दादाजी ने उसको बताया था कि जो व्हीट फील्ड है, व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं का जो खेत है उसमें फंगस लग गई थी। He wants to know if fungi cause disease also. तो वो जानना चाहता है कि ये जो फंगस हमने बोला ग्रो कर रहा है, तो फंगस की भी कई तरह की वैरायटी है, मशरूम भी उसमें एक वैरायटी है, फंगस यीस्ट हो सकता है, मशरूम हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे फंगस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही डिजीज भी कॉज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीट में भी, व्हीट रस्ट जो जिसको कहते हैं, व्हीट रस्ट वो एक फंगस की वजह से होता है, जिसमें गेहूं की बालियां जो है वो काली पड़ जाती हैं, ठीक है, और उसके दाने जो है वो फंगस खा जाता है। तो इस तरीके से व्हीट की फसल को, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ये फंगस। तो यस, वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिजीज भी कॉज करते हैं फंगस। ओके, अब पहेली क्या कहती है? पहेली टोल्ड हिम दैट मेनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। तो बहुत सारे फंगस जो हैं, जैसे कि यीस्ट है वो भी एक फंगस है, मशरूम है वो भी एक फंगस है, वो हमारे लिए यूजफुल होता है। यीस्ट कहाँ यूज होता है? बेकिंग में यूज होता है, ठीक है। जो बेकर्स यीस्ट होता है ब्रेड बनाने में और बहुत सारे बिस्किट्स बनाने में ये यूज होता है, और मशरूम हम ऐसे इसको खाते हैं। बट सम फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो और इसके अलावा कुछ फंगस ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों में ही डिजीज कॉज करते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। और इसके अलावा कुछ फंगस जो है वो मेडिसिन में भी यूज होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये एक तरह का कंपाउंड जिसको पेनिसिलिन कहते हैं, ये एक एंटीबायोटिक जो है प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज से बचने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे फंगस ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसको कि हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो फंगाई ग्रो ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो वेट गीली चीजों पे और वार्म जगहों पे उगती हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड।
स्पॉइल मतलब खराब होने से अगर हमें पता लग गया है कि फंगस कहाँ ग्रो करती है, वार्म वेट चीजों पे, तो अगर मान लीजिए जैसे कि अभी सर्दियों का दिन खत्म हुआ और अभी आप सर्दियों के कपड़े अपने कबर्ड्स में रख रहे होंगे पैक करके कि नेक्स्ट विंटर में अब हम इसको रीयूज करेंगे, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, बीच में रेनी सीजन भी आएगा, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो अपने कपड़ों को, जूतों को, सॉक्स को या जो भी कपड़े आप रख रहे हो पैक करके, उनको अच्छे से धूप में दिखा के, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं रहे, और ऐसी जगह पे रखें जहां पे बहुत ज्यादा वार्म न रहे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, और जो है अच्छे से पैक करके उनको रखेंगे तो वो कपड़े और जूते आपके खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे कहाँ पे ग्रो करते हैं। अब अपने अचार को भी आप बचा सकते हो, अचार में से बहुत सारा मॉइस्चर उसको हटा सकते हो। ठीक है, सो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स आपस में शेयर करते हैं। मींस कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड जो है वो जैसे कि एक फ्रेंड है वो टिफिन में खाना लेके आए और दूसरा फ्रेंड टिफिन में फ्रूट्स लेके आए। ठीक है, और दोनों ने शेयर कर लिया। ठीक है, तो जो फ्रेंड फ्रूट लेके आया उसने भी फ्रूट्स खाए और उसके फ्रेंड ने भी फ्रूट्स खाए, और दूसरा फ्रेंड जो कि टिफिन में खाना लेके आया है उसने भी खाना खाया और उसके दूसरे फ्रेंड्स। इस तरीके से दोनों बच्चों को फ्रूट्स भी मिल गया और दोनों बच्चों को खाना भी मिल गया। वैसे ही हमारे नेचर में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में इसी तरीके से शेयर करते हैं चीजों को, और इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सिम्बायोसिस के प्रोसेस को शो करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्टन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंजस जो है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके रूट्स के अंदर रहती हैं। ठीक है, रूट्स के अंदर रहती हैं तो उससे क्या उनको शेल्टर मिलता है, एक घर मिलता है रहने के लिए। ठीक है, बदले में फंगस क्या करती है, बहुत सारे जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं सॉइल के अंदर उनको सड़ाती है, गलाती, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करती है और थोड़ा सा खुद भी खाती है, और बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की रूट्स के थ्रू प्लांट्स को मिलता है। ठीक है, तो फंगस अगर प्लांट्स की रूट्स में रहेगा तो इससे प्लांट्स को भी फायदा है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और जो फंगस है उसको भी फायदा है, उसको शेल्टर मिल रहा है, तो दोनों को फायदा है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ओके, सो द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन टर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो फंगस जो है वो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्लांट्स जो है मतलब दोनों को शेयरिंग बेसिस रहता है, या तो शेल्टर या तो न्यूट्रिएंट्स, दोनों की शेयरिंग होती है। फंगस जो है प्लांट्स की, कुछ फंगस जो है वो शेल्टर लेते हैं केवल, कुछ फंगस प्लांट्स की रूट से न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं। ओके, देन इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकेन्स। अब एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है आपने देखे होंगे कि काई की तरह जो पेड़ों की छाल होती है उसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का मोटा मोटा, आप देखते होंगे कि पेड़ों की छालों के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ ग्रो कर रहा है, जिसको हम लोग काई कह देते हैं नॉर्मल भाषा में, बट वो एक्चुअली में क्या होती है, लाइकेंस होती है। ठीक है, ये लाइकेंस बार्क के ऊपर ग्रो करता है, स्टोन्स के ऊपर भी ग्रो कर सकता है, जो पत्थर होती है, चट्टाने होती है, उनके ऊपर भी ग्रो कर सकता है। बट ये लाइकेन होता क्या है, लाइकेन एक्चुअली में एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन है। सो अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, एक पार्टनर ऐसा है इस लाइकेन के अंदर जिसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, जो विच इज एन एल्गा, और वो कौन है, एल्गा है। तो लाइकेन्स क्या है, एक एल्गा। लाइकेन्स अगर हम देखें, ठीक है, लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी, एल्गा प्लस फंगस। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक एल्गा और फंगस मिल करके एक लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गा क्या है, उसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो न्यूट्रिएंट जो है एल्गा अपने लिए भी यूज करता है और फंगस को भी देता है। फंगस क्या करता है, वो एक प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एल्गा को, तो एल्गा वहां पे रहता है। तो इस तरह से दोनों का काम चलता है। ठीक है, सो विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड shelter, water and minerals to alga, and in turn the alga prepares and provides food to the fungus. ठीक है, तो जो
आपका फंगस है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गी को, बदले में एल्गी उसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है, और ये दोनों ही चीजें आपस में शेयर करते हैं, और इसी तरह के रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम्पल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. I will try to resolve them as soon as possible. Thank you so much.